स्टूडेंट, हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का रिटर्न ऑन इनकम, सेमेस्टर 5 के लिए। रिटर्न ऑन इनकम का मतलब ये चैप्टर हमको ये समझा रहा है कि हमको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना पड़ता है। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? पूरे साल हम कमाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, उन टैक्स की पूरी डिटेल कि हमने कहाँ कितना कमाया, किस हेड में कितनी कमाई की, वो डिटेल हम गवर्नमेंट को जो सबमिट करते हैं अपनी तरफ से, उस डिटेल को कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ये बोलचाल की भाषा में कॉमन वर्ड है। तो रिटर्न फाइलिंग है क्या? सरकार को, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम एक डॉक्यूमेंट जमा करते हैं ऑनलाइन, कुछ हद तक और ऑन पेपर भी, बट मेनली ऑनलाइन, जिसमें हम अपनी पूरी इनकम की और प्लस बाकी और कई डिटेल्स सबमिट करते हैं। कितना टैक्स हमने जमा दिया, कितना हमारा टीडीएस कटा है, कितने हमने 80s के सेक्शन में यानी चैप्टर 6A में इन्वेस्टमेंट किया है, LIC में, मेडिक्लेम में कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए, मतलब 80G में, वो सब की डिटेल देते हैं। टीडीएस कितना कटा हमारा, हमने एडवांस टैक्स कितना जमा किया है, फाइनल टैक्स हमारा क्या बनता है, किस हेड में कितनी कमाई की है, और अल्टीमेटली कितना टैक्स हमने जमा किया। ये पूरी डिटेल जो हम सबमिट करते हैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। तो रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन 139 है। 139(1)A में कहा गया कंपनी या फर्म को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कब? आपकी अगर कितनी भी इनकम है, जीरो इनकम है या लॉस भी है, आपको कंपनी या फर्म है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यानी 139(4)A, 4B, 4C, 4D। 4A ट्रस्ट के लिए, 4B पॉलिटिकल पार्टी के लिए, 4C साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 4D यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए। इनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनका एक सर्टेन एग्जम्पशन लिमिट होता है। अगर वो लिमिट, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सेक्शन 11 और 12 में एग्जम्पशन लिमिट है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेक्शन 13 में एग्जम्पशन लिमिट है, वो लिमिट अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 139(4)C, 4D, 4B और एनी अदर पर्सन यानी इंडिविजुअल HUF जो बच जाते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ चली गई, बाकी यहाँ चले गए, तो इंडिविजुअल और HUF, उनका अगर ग्रॉस टोटल इनकम स्लैब रेट को क्रॉस कर रहा है, यानी 2.5 लाख, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख, अगर वो स्लैब रेट जो आपके हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था इनकम टैक्स में स्लैब रेट कंसेप्ट, अगर आप वो स्लैब रेट पार कर रहे हो, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन के बिना अगर आपकी वो स्लैब रेट पार कर रही है तो आपको रिटर्न फाइल करना होता है। कुछ लोगों के लिए कंपल्सरी रिटर्न है, चाहे उनकी स्लैब रेट नहीं भी क्रॉस कर रही है, जीरो इनकम है, फिर भी रिटर्न कंपल्सरी है। अगर कोई आदमी कोई फॉरेन में एसेट होल्ड कर रहा है या वो बेनिफिशियल ओनरशिप होल्ड कर रहा है फॉरेन में किसी एसेट का, फॉरेन में किसी एसेट का, तो उसको रिटर्न फाइल करना इंडिया में कंपल्सरी है, भले उसकी एग्जम्पशन लिमिट नहीं क्रॉस होगी फिर भी। 139(1)A कैपिटल 1A आपको बताता है कि एम्प्लॉयर अगर आपका चाहे तो बल्क रिटर्न भी फाइल कर सकता है, मतलब आपका बॉस आपके नाम पे रिटर्न फाइल कर सकता है, उसे बल्क रिटर्न कहा जाता है। तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 क्राइटेरिया एम्प्लॉय के लिए, 2 क्राइटेरिया एम्प्लॉयर के लिए, अगर वो फॉलो करते हैं तो बल्क रिटर्न भी जा सकता है। मतलब इंडिविजुअल स्टाफ अपनी अपनी रिटर्न नहीं लगाएगा, ऑफिस सारे स्टाफ की एक साथ रिटर्न लगाएगा। स्टाफ के लिए यानी एम्प्लॉय के लिए 2 क्राइटेरिया है कि उसका पीजीबीपी इनकम नहीं होना चाहिए और पैन नंबर होना कंपल्सरी। अगर ये 2 चीज है तो कंपनी उसके नाम पे रिटर्न फाइल कर सकती है। और अगर एम्प्लॉयर के लिए जो लिमिट है, मतलब बॉस के लिए क्या लिमिट है, कम से कम वहां 50 एम्प्लॉय होने चाहिए और एम्प्लॉयर के पास एक टैन नंबर होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर। 10 नंबर एक होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये एम्प्लॉयर के पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और 10 नंबर है एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉय के पास पैन है और उसका पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो बॉस उसके नाम पे रिटर्न फाइल कर सकता है, उसे बल्क रिटर्न कहा जाता है, एक साथ सारे स्टाफ की रिटर्न। अब आते हैं सेक्शन 139(1)B, ऑप्शनल स्कीम है कि आप अगर ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, पेपर भी जमा नहीं कर पा रहे हो, आप एक काम कर सकते हो, आप फ्लॉपी या सीडी में रिटर्न का डिटेल भर के आप जमा कर सकते हो, वो भी रिटर्न फाइलिंग मानी जाती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, सबको अवेलेबल नहीं है। तो एक छोटी सी बात थी कि ऑप्शनल रिटर्न अलाउड है, आप सीडी या फ्लॉपी में रिटर्न जमा कर सकते हो। अगर आप 139(B में हो, रिटर्न बाय TRP, ये बहुत काम की बात है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, TRP बोल के एक ऑथराइजेशन होती है। होता क्या है, आप अपनी रिटर्न खुद नहीं फाइल कर रहे और आपको लगता है आपका इतना भी इनकम नहीं कि आप चार्टर्ड ऑडिटर के पास जाओ और वहां से रिटर्न फाइल करवाओ, तो आप क्या कर सकते हो, एक
कुछ लोग एक डिग्री लिए हुए होते हैं या एक डिप्लोमा कोर्स किए हुए होते हैं, इसके नाम होती है टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर का एक कोर्स होता है। अगर वो आदमी वो कोर्स किया हुआ उससे भी अपने रिटर्न फाइल करवा सकते हो। अब ये टीआरपी कौन हो सकता है और कौन नहीं, ये जानने वाली बात है। टीआरपी होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास कोई एक बैचलर डिग्री हो या फिर आप सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए का इंटरमीडिएट पास एग्जाम हो, मतलब सेकंड स्टेज आपका पास है। आप सीए नहीं हो, डिस्क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, एक लॉयर नहीं बन सकता, एक सीए टीआरपी का डिग्री नहीं ले सकता, एक लॉयर यानी प्रैक्टिशनर, लॉ प्रैक्टिशनर टीआरपी नहीं बन सकता, और किसी शेड्यूल्ड बैंक का ऑफिसर जहां पे आपका बैंक अकाउंट है वो आपका टीआरपी नहीं बन सकता। तो एक सीए, एक लॉयर, एक शेड्यूल्ड बैंक का स्टाफ या ऑफिसर अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है तो वो आपका टीआरपी नहीं बन सकता, किसी और के लिए बन सकता है। और बनने के लिए डिग्री क्या चाहिए, या आप बैचलर पास हो कोई भी स्ट्रीम से, बीकॉम, बीएससी, बीए, आपके पास बैचलर्स की डिग्री है। दूसरी बात, आप सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू किसी एक का इंटरमीडिएट पास हो तो आप टीआरपी बन सकते हो। एक कोर्स होता है, एक एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन, आप टीआरपी बन जाओ और आप लोगों की रिटर्न फाइल करो। तो यानी लोग टीआरपी की मदद से रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। इसके बाद आता है ये रिटर्न भरने के लिए फॉर्म कौन से होंगे। अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग फॉर्म है। पहला बोला ITR 1, इनकम टैक्स रिटर्न 1 फॉर्म नंबर है। तो अगर किसी की सैलरी इनकम है, HP इनकम है लेकिन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज नहीं है, HP इनकम है, सैलरी इनकम है और अदर सोर्स इनकम है, और सारे एड मिला के 50 लाख से कम की इनकम है, मतलब GTI 50 लाख से कम है, तो वो ITR 1 बनता है। मतलब कोई सैलरी HP या अदर सोर्स से कमा रहा है 50 लाख से कम, तो वो ITR 1 भर सकता है। ITR 2 इंडिविजुअल या HUF के लिए जिनका PGBP छोड़ के कोई भी इनकम। ITR 3 इंडिविजुअल HUF के लिए जिनका PGBP इनकम, मतलब ITR 2 नॉन PGBP इंडिविजुअल HUF, ITR 3 PGBP इंडिविजुअल HUF जिनका PGBP प्लस अदर इनकम भी है। ITR 4 प्रिजम्पटिव PGBP के लिए कुछ बिजनेस गवर्नमेंट ने सब प्रिजम्पटिव बिजनेस डिक्लेयर करके रखा है। ऐसा कैसे, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको बोला गया बुक्स ऑफ अकाउंट उतने आप मेंटेन नहीं कर रहे होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जिनके पास ट्रक होते हैं, जो ट्रक अवेलेबल करवाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करो, आप एक सर्टेन परसेंटेज आपके ग्रॉस रिसीप्ट का या टर्नओवर का टैक्स के रूप में जमा करो और आप अपनी डिटेल शो मत करो हमको बोले। तो आपके लिए अलग फॉर्म है ITR 4 प्रिजम्पटिव PGBP बिजनेस ओनर के लिए। ITR 5 उतनी कुछ खास है नहीं इसलिए हमने ओमिट किया है। ITR 6 कंपनी के लिए अदर देन क्लेमिंग एनी एग्जाम्पशन, कोई कंपनी अगर एग्जाम्पशन क्लेम कर रही है उसको छोड़ के बाकी सब कंपनी ITR 6 भरती है। ITR 7 ये पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनके लिए ITR 7 है। ITR V बोल के एक फॉर्म जनरेट होता है। जब हम इनमें से किसी भी रिटर्न फाइलिंग में रिटर्न जमा करते हैं, किसी भी फॉर्म में रिटर्न जमा करते हैं, तो एक फाइनल रिसिप्ट जनरेट होती है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोल सकते हो उसको, वेरिफिकेशन फॉर्म बोल सकते हो, जिसमें एक समरी रहती है, आपका नाम वगैरह का पूरा डिटेल, आपने टोटल कितनी इनकम दिखाई है, कितना टैक्स बनता है, कितना डिडक्शन क्लेम किया आपने, अब फाइनली टैक्स पेएबल है कि रिफंडेबल है, मतलब अल्टीमेटली आपका एक समरी, ये पूरी रिटर्न जमा देने का। इन रिटर्न में बहुत सारे पेजेस होते हैं, हमने सारे बन के जमा किए, अल्टीमेट एक समरी पेज जनरेट होता है अपलोड करने के बाद, इसको ITR V कहते हैं। रिटर्न फाइलिंग का मोड जनरली 2 है, पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। जनरली इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ही है क्योंकि पेपर रिटर्न केवल उन लोगों के लिए जिनका 80+ एज है, 5 लाख से कम इनकम और कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हैं। 80+ एज है, 5 लाख से कम इनकम और कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है, ITR 1 या ITR 4 भर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने कहा आप पेपर में भी जमा कर सकते हैं, फिजिकली भरिए और जमा कीजिए। बाकी सबके लिए यानी कंपनी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, फर्म, LLP या फिर इंडिविजुअल जो 80 से कम का यानी इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, उसके लिए भी ई रिटर्न ही कंपलसरी है। अब आते हैं इनके कुछ और एस्पेक्ट्स पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, हमने ये पढ़ लिया कि रिटर्न फाइल किसको करना है, हमने ये पढ़ लिया रिटर्न फाइल क्यों करना है। अब आते हैं रिटर्न फाइल कब तक करना है, टाइम लिमिट। सेक्शन 139(1) यहाँ एक सेक्शन नंबर आपको याद रहना चाहिए, 3 से 4 सेक्शन नंबर मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रहने चाहिए। टाइम लिमिट सेक्शन 139(1)
क्या है वो टाइम लिमिट? अगर आप कंपनी है और आपको 3CEB का रिटर्न फाइल करना है, अगर आपको 3CEB नाम का डॉक्यूमेंट है टैक्स ऑडिट के लिए, अगर वो आपको फाइल करना है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट होगा 30 नवंबर के अंदर अंदर। मार्च में आपने अकाउंट खत्म किया, आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम है, यानी प्रीवियस ईयर में आपने कमाया असेसमेंट यानी 30 नवंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आपको याद है मतलब नॉर्मल कंपनी है जिसको 3CEB नहीं फाइल करना है तो आपके लिए लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो मार्च 2020 के लिए सितंबर 2020 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप कंपनी नहीं है, अगर कोई भी एसएससी इंडिविजुअल HUF और आपकी ऑडिट होनी है या आप ऐसे फर्म के पार्टनर है जिस फर्म की ऑडिट होनी है तो वो पार्टनर के लिए भी 30 सितंबर लास्ट डेट है। लेकिन अगर आपकी ऑडिट नहीं होनी है या आप ऐसे किसी बिजनेस को बिलोंग नहीं कर रहे हो जिसकी ऑडिट होनी है, आपके पार्टनर नहीं हो, तो आपके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। यानी 3CEB वाली कंपनी के लिए 30 नवंबर, नॉर्मल कंपनी के लिए 30 सितंबर। अगर किसी का ऑडिट होना है या किसी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होनी है तो उसके पार्टनर के लिए भी और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी 30 सितंबर लास्ट डेट। बाकी नॉर्मल सिटीजन HUF इंडिविजुअल इनके लिए 31 जुलाई। और अगर आप किसी ऐसी फर्म के पार्टनर है जिसका ऑडिट नहीं होना तो भी आपके लिए 31 जुलाई। अगर आप इस डेट में फाइल नहीं करते हैं तो आपको लेट फाइल लगेगा। कितना? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1000 तक का लेट फाइल लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आप 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल कर दे रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी 5000 की, और 31 दिसंबर से भी लेट हो रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी 10,000 की। अब आते हैं व्हेन ए रिटर्न ऑफ लॉस टू बी फाइल। अगर लॉस हुआ तो भी क्या रिटर्न फाइल करना है? हाँ, हमने पहले भी बात किया था कंपनी फॉर्म और LLP के लिए जो कंपलसरी है, आप लॉस हो या प्रॉफिट आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बाकी अगर कोई और इंडिविजुअल है जिसको लॉस हुआ है इस साल, वो रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता ना करे, लेकिन अगर उसको पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, इस साल का लॉस किसी PGBP का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अगर कैरी फॉरवर्ड का फायदा उठाना है उसको, तो उसको टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक तो रिटर्न फाइल करना होगा, ऊपर से टाइमली। आप अगर लेट हो गए तो भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो जिनको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो ध्यान रखें, वो टाइमली रिटर्न फाइल करें और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आते हैं बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न नाम का 2 टॉपिक है। अगर आपने डेडलाइन में रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये तो आप समझते होंगे कि पेनल्टी देके हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक? इसका भी तो कोई लिमिट होगा? बिल्कुल। तो पहले हम बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न की। बिलेटेड मतलब लेट रिटर्न फाइल। सेक्शन 139(4) आपको बोला गया अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1) के हिसाब से, या फिर गवर्नमेंट का नोटिस आ गया था 142(1) के हिसाब से और उस नोटिस के बाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपके पास कब तक लास्ट टाइम है? फिर भी बिफोर एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब मार्च 2020 का। वैसे तो नॉर्मली आपको सितंबर या जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना है, लेकिन आपको अगला मार्च 21 तक का भी टाइम मिल रहा है लेट रिटर्न के नाम पे। तो आप एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय AO, ये क्या होता है? आपका असेसिंग ऑफिसर होता है जिसको आप रिटर्न जमा करते हो ऑनलाइन, तो वो वेरीफाई करता है उसको। मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो AO के पास पावर होता है, वो अपने हिसाब से आपकी रिटर्न कंप्यूट कर लेगा। डेडलाइन पार हो गई, आपने रिटर्न फाइल किया नहीं, तो वो अपने हिसाब से आपकी रिटर्न कंप्यूट कर लेगा। उसने एक बार आपकी रिटर्न कंप्यूट कर ली तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अपनी तरफ से। यानी आपको लास्ट टाइम कब तक है? या तो आपका AO ने आपका रिटर्न कंपाइल कर लिया हो, या फिर रिलेवेंट एंड ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो डेट पहले आए। मान लीजिए आपके लिए 31 जुलाई लास्ट डेडलाइन थी, आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है रिटर्न फाइल करने का, लेकिन आपके AO ने दिसंबर तक वेट किया, उसके बाद उसने कंप्यूट कर लिया, या जनवरी तक वेट किया उसने कंप्यूट कर लिया, तो आपके लिए 31 मार्च 2021 या फिर जिस दिन AO ने अपना कंप्लीशन कर लिया, दोनों डेट के व्हिचएवर अर्लियर आपके पास लास्ट टाइम है रिटर्न कंप्यूट करने का। हाँ, आपके AO ने किया ही नहीं तो आपके पास 31 मार्च तक तो है ही टाइम, उसके बाद किया तो भी आपके पास 31 मार्च तक लास्ट टाइम है। यानी 31 मार्च या फिर AO द्वारा असेसमेंट कंप्लीट करने का व्हिचएवर डेट इज अर्लियर आपके पास लास्ट टाइम है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। इन डेडलाइन को क्रॉस करने के बाद आखिरी बात क्या आती है? आपने रिटर्न फाइल कर लिया, या बिलेटेड रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न, या बिलेटेड रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न आपने फाइल कर लिया, यानी 139(4) या 139(1) किसी का भी रिटर्न फाइल आपने कर लिया।
आप रिवाइज कर सकते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इफ एसएससी फाइंड एनी एरर और मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, आपको कोई एरर मिला, कोई मिस स्टेटमेंट मिला, कोई चीज छूट गई आपसे, आप बिल्कुल अपनी रिटर्न फाइल कीजिए दोबारा, लेकिन चेंज कीजिए रिटर्न को। लेकिन कब तक, इसकी भी डेडलाइन बिल्कुल वही नियम जो 139(1)(4) का था, बिफोर एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और असेसमेंट कंप्लीटेड बाय एओ व्हिचएवर इज अर्लियर। आपको दोबारा रिवाइज करने का भी मौका है। अगर आप एओ ने फाइनल कर दिया फिर आप रिवाइज नहीं कर सकते, या फिर 31 मार्च अगले साल का यानी असेसमेंट ईयर कंप्लीट कर 31 मार्च आ गया, उसके बाद भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। तो रिवाइज करने का या बिलेटेड रिटर्न भरने का टाइम लिमिट सेम है जो हमने नॉर्मली पढ़ा। अगले टॉपिक का नाम है डिफेक्टिव रिटर्न। ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या है? हमने पीछे पढ़ा रिवाइज रिटर्न, जिसमें हम डिपार्टमेंट को जाके बोल रहे हैं ये गलती कर दी हमने, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। अब उल्टा होता है, अगर आपका ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर जो होता है एओ, वो अगर कोई गलती ढूंढता है, आपने कोई कॉलम फिलअप नहीं किया, आपने कुछ रॉन्ग फिलअप कर दिया, आपने कोई ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, या टीडीएस का प्रूफ सबमिट नहीं किया, या एडवांस टैक्स जमा दिया, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा दिया, उसका प्रूफ जमा नहीं किया, आपने आपका असेसिंग ऑफिसर आपको इंटीमेट करेगा इस बात का, अगर उसको लगता है कि ये गलती हुई है, ये सुधारना चाहिए रिटर्न में, आपको 15 दिन का टाइम देगा, वो नोटिस सर्व करेगा, वहां से 15 दिन, उसने जिस दिन नोटिस सर्व किया आपको उस दिन से 15 दिन आपको मिलेंगे, आप अपनी रेक्टिफिकेशन कर लो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक्सटेंडेड टाइम मांगो, अगर वो देता है तो कर देंगे, अगर वो एक्सटेंडेड टाइम देता है तो इट्स फाइन, आपको एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको उसने एक्सटेंडेड टाइम दिया और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने उसको 15 दिन दिया और आपने रिटर्न रेक्टिफिकेशन नहीं की, उसके बाद आप गए और एओ को लगता है कि हाँ आपकी जेन्युइन रीजन है, तो आपको ये डिले भी कंडेम कर सकता है और आपको बोल सकता है ठीक कर दीजिए गलती को। अगर आपने फिर भी आप नहीं गए उनके टाइम देने के बावजूद भी, और आपने डिफेक्टिवनेस को दूर नहीं किया, तो आपका रिटर्न इनवैलिडेट माना जाएगा और एओ ऐसे एज्यूम करेगा कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं। आपने रिटर्न फाइल किया था वो इनवैलिड हो जाएगा और वो मानेगा आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं, वो अपने हिसाब से असेसमेंट करेगा। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। कौन वेरीफाई करता है? ये बहुत मजेदार कहानी है। होता क्या है, आज की डेट में हम डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डिटेल फाइल करते हैं अपने हिसाब से मान के, मेनली उसी को फाइनलाइज मान लिया जाता है। तो सिग्नेटरी कौन होगा? आप समझिए मेरी बात को, मेनली उसी को फाइनलाइज मान लिया जाता है। ये हम अगले ही स्लाइड में बात करने वाले हैं। कौन कौन उस पर सिग्नेचर करता है, किसका सिग्नेचर वैलिडेट होता है? जनरली क्या होता है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो खुद का साइन वैलिड होता है, अगर आप एचयूएफ हो तो कर्ता साइन करता है, अगर फर्म हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करता है, मैनेजिंग पार्टनर आप एलएलपी हो तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करता है, लोकल अथॉरिटी हो तो प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करता है, कंपनी हो तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करता है जनरली। अगर आप ये सब नहीं हो, कोई कारण से आप साइन नहीं कर पा रहे अपने बिहाफ में, या आपका प्रिंसिपल ऑफिसर यानी ये लोग साइन नहीं कर पा रहे, तो इंडिविजुअल के केस में ऑथराइज पर्सन या एचयूएफ के केस में ऑथराइज पर्सन, कंपनी के केस में एनी डायरेक्टर, या फिर अगर लिक्विडेट हो जाए तो लिक्विडेटर, एचयूएफ के केस में कोई एडल्ट मैन ऑफ द फैमिली, एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, और एलएलपी और फर्म के केस में एडल्ट पार्टनर, पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ, ये लोग साइन करते हैं। तो अगर खुद कर सकते हैं तो खुद, या ये लोग कर सकते हैं तो ये लोग नहीं कर सकते तो ऑथराइज पर्सन या एनी डायरेक्टर या एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑथराइज पार्टनर, वो लोग में से कोई भी साइन कर सकता है, कोई भी पार्टनर साइन कर दे, तो इनमें से सिग्नेटरी चलते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक के ऊपर, पैन नंबर। अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है, आपके पास पैन होना जरूरी है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता क्या है? एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का एक आपको नंबर मिलता है जो आप हर जगह कोट करते हो। कहाँ कोट करते हो उसकी बात करेंगे। किन लोगों के लिए पैन लेना कंपलसरी है? अगर आप कोई पर्सन हो जिसका टैक्सेबल इनकम स्लैब को एक्सीड कर रहा है, आपको पैन लेना कंपलसरी है। अगर आप पर्सन हो जो 2.5 लाख से ऊपर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, पैन होना जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, अगर आप बिजनेसमैन हो तो टर्नओवर, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ग्रॉस रिसिप्ट 5 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन कंपलसरी है। टर्नओवर, इनकम नहीं, टर्नओवर की बात होगी, प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर की बात होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आप हो तो आपको पैन जरूरी है एकदम।
आप टीडीएस काट रहे हो, आपका कहीं टीडीएस कट रहा है तो आपको क्लेम तो करना पड़ेगा, तो आपका पैन होना जरूरी है। अगर आप जीएसटी में आते हो, आपका बिजनेस जीएसटी के दायरे में आता है तो आपको पैन जरूरी है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड लेना चाहते हो गवर्नमेंट से तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। आपको अगर पैन कंपलसरी है और आपने नहीं लिया तो 10,000 तक की पेनल्टी है। फॉर्म 49A भरा जाता है इंडियन रेसिडेंट के द्वारा, फॉर्म 49AA भरा जाता है एनआरआई के द्वारा, अगर वो इंडिया में पैन लेना चाहता है तो। अब ये पैन नंबर हम लोग कहाँ कहाँ कोट करते हैं, तो इसकी बात अगर करें रफली एक आइडिया लेनी है केवल। अगर आप कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, कोई भी टैक्स अथॉरिटी को कोई डॉक्यूमेंट जमा दे रहे हो, कोई गाड़ी बेच रहे हो, टू व्हीलर को छोड़ के कोई गाड़ी बेच रहे हो तो आपका पैन नंबर वहां पे भरना पड़ता है आपको। बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो पैन नंबर चाहिए, क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, डिबिट अकाउंट खोल रहे हो तो पैन नंबर चाहिए, बैंक में 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो, एलआईसी को 50,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, पैन नंबर जरूरी है। आजकल आधार भी जरूरी हो गया है। तो ये है पैन नंबर और कहाँ कहाँ पैन नंबर भरना है ये थोड़ी जानकारी रखिए। शॉर्ट नोट आएगा, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। हम आ जाते हैं आखिरी स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं आखिरी पार्ट ऑफ द चैप्टर में, जहां ये बात हो रही है कि असेसमेंट अब कंप्लीट कैसे होगा। आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपको बिलेटेड रिटर्न का मौका मिला, रिवाइज रिटर्न का मौका मिला, डिफेक्टिव रिटर्न का मौका मिला, सब हो गया। अब आते हैं असेसमेंट पार्ट। मैंने बहुत मजेदार बात कही थी उस समय, बीच में रुक गया था, उसे मैं कंप्लीट करता हूं। पहले एक बात समझिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनरली आपको बोलता है आप अपनी डिटेल फाइल करो, अगर हमें वो सही लगा मुझे मान लेंगे, यानी आप सेल्फ असेसमेंट करते हो। पहले उनको डाउट होता है तो वो नोटिस भेजते हैं, स्क्रूटनी करवाते हैं, डिटेल चेकिंग होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जनरली आप जो डिटेल देते हो उसे डिपार्टमेंट मान लेता है, आप वही डिटेल को आपके रिटर्न मान के वो पास कर देते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज है ये सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन 140A ये बोलता है कि सबसे पहले एसएससी इटसेल्फ लायबिलिटी टू कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है, टैक्स लायबिलिटी कितना है और कितना उसको टैक्स डिपॉजिट या पे करना है, ये सब वो खुद कैलकुलेट करते हैं, अपने हिसाब से जमा करते हैं। अगर डिपार्टमेंट को कोई डाउट नहीं है उसकी बात के ऊपर, मान ले रहा है डिपार्टमेंट इस बात को, वही आपका फाइनल असेसमेंट होता है। आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि आपका रिटर्न जमा मान लिया गया, काम खत्म। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को डाउट होता है तो फिर वो असेसमेंट करने खुद उतरते हैं। तो इसके अंदर में हमको 1, 2, 3, 4 सेक्शन पढ़ने में। क्या है वो 4 सेक्शन? पहली बात बोल रहा है 143(1), या पहले हमें एक्चुअली में 142 पढ़ लेना चाहिए था। चलिए पहले 142 पढ़ते हैं, फिर 143(1) पे आते हैं। सेक्शन 142 क्या बोलता है? नोटिस बाय एओ टू एसएससी। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगा वो आपने नहीं दिया तो आपको एक नोटिस जाएगा कि इतना टाइम के अंदर अपने रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से असेसमेंट आपका पास कर देंगे, जिसके बाद 144 में करेंगे 2 मिनट के बाद। तो 142 एक नॉर्मल नोटिस है। 142(1) जिसको आपने पढ़ा भी बार बार कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या जो डॉक्यूमेंट मांगा वो आपने जमा नहीं किया तो एक नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपको ये बताता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट मांगा आपने नहीं दिया, इतने टाइम दे रहे आप जमा कीजिए। ये सेक्शन 142(1) है। अब आते हैं 143(1) पे। आपने रिटर्न फाइल कर दिया या नहीं किया, जो भी केस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके डिटेल में कुछ अर्थमेटिकल एरर ढूंढे या आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम की है, कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो आपको अलाउड हुआ था लेकिन वो डिसअलाउड करना चाहता है, आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया, कोई इंटरेस्ट क्लेम किया या कोई टैक्स रिफंड आपने क्लेम किया जो डिपार्टमेंट के हिसाब से गलत है, उससे लग रहा है कि आपने गलत डिटेल दी है, तो वो 143(1) के हिसाब से आपको इंटीमेशन भेजती है। कितना टाइम है इंटीमेशन का नोटिस भेजने का? मतलब उसने आपका सेल्फ असेसमेंट को चेक किया या 142(1) के नोटिस के बाद आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया उसको चेक किया और उसने कुछ एरर ढूंढी। आपने अरिथमेटिकल एरर जनरली वो डिफेक्टिव रिटर्न में टिक करवा लेती है, लेकिन आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया, उसको लग रहा है आपने जो क्लेम किया वो करेक्ट नहीं है। आप कह रहे हैं मैंने एलआईसी में इतना पैसा दिया, आपने दिया नहीं, उसे न्यूज मिला कहीं से, आपने ज्यादा टैक्स क्लेम कर लिया रिफंड, या फिर आपने डिडक्शन गलत क्लेम किए, तो फिर वो आपको नोटिस भेजता है, एक इंटीमेशन भेजता है। वो इंटीमेशन क्या है? 1 year फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड। फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न जमा दिया, 21-22 में रिटर्न जमा दे रहे हैं, तो उससे 1 साल तक वो आपको नोटिस भेज सकता है।
अगर उसको कुछ गलती मिलती है, कुछ आपका कोई ना रिफंड है ना कुछ टैक्स है, सब कुछ नॉर्मल है उसके हिसाब से, उसी इंटीमेशन को हम फाइनल एक्नॉलेजमेंट में मान लेते हैं। कई बार तो ये भेजता ही नहीं है डिपार्टमेंट कि आपका सब कुछ ठीक है, मान लो अपना सब कुछ ठीक है, ऐसे वो अपना फाइनल पास कर देते हैं। लेकिन अगर उसको डाउट है तो वो इंटीमेशन भेजते हैं। 142(2)A 142(2)D 142A से लेकर 142(2)D तक भी एक नोटिस आता है जिसमें आपको ऑडिट करवाने के डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप ऐसे ऑडिट कराइए, ये कराइए, वो कराइए। ये भी एक नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। 143(3) पे आते हैं। ठीक है, 143(1) में इंटीमेशन था, 143(3) में स्क्रूटनी और डिटेल चेकिंग। अगर उसको लगता है कि आपने कुछ ज्यादा बहुत ही कम इनकम दिखा दिए या बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखा दिए या बहुत ज्यादा कम टैक्स पेमेंट किए, तो आपको एक स्क्रूटनी असेसमेंट होगा। मतलब आपको बोला जाएगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आइए, हमें चेक करना है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, स्क्रूटनी असेसमेंट होगा, आपकी स्क्रूटनी होगी पूरी। इसका टाइम लिमिट 6 महीने तक वो नोटिस भेज सकते हैं फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नोटिस भेजने का टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज सबमिटेड। और ये पूरा कहानी कहाँ खत्म करेगा वो, मतलब अपने साथ से चेकिंग करके आपसे बुक्स मंगवा के डन कब तक करने का टाइम है, 12 महीना फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट जाकर भी वहां से 12 महीने तक का टाइम है, उनको अपना फाइनल आंसर देना पड़ेगा। कम मान रहे हैं, ज्यादा मान रहे हैं, क्या फाइनल हो जाएगा। अब आते हैं, अगर आपको 142 का नोटिस मिला, रिटर्न फाइल करने का आपने नहीं किया या डॉक्यूमेंट मांगा आपने नहीं दिए, तो एओ आपको एक 144 का बाजा बजाएगा जिसे हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो बोलेगा आपको कि भैया हमारी नजर में ये गलत है, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आपने नहीं फाइल किया है, क्यों नहीं। आप इसका आपको एक इंटीमेशन जाएगा, आपको नोटिस जाएगा कि क्यों नहीं एओ अपना जजमेंट अपने हिसाब से पास कर दे। आप उसका कारण बताओ, नोटिस आ रहा है, आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपको और टाइम दिया जाए। आपने कोई जवाब नहीं दिया, एओ अपने हिसाब से अपना असेसमेंट फाइनल करके टैक्स क्लैरिटी कैलकुलेट करके निकल जाएगा। ये नोटिस आता है 144 के हिसाब से। इफ नो रिटर्न फाइल, इफ नो इन्फो डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, इफ फेल टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन। अच्छा, इस बेस्ट जजमेंट पे वो आपका टैक्स कम नहीं करेगा, उल्टा हाई करेगा। ये भी सोच लीजिए, आपने अगर जमा दिया उससे कम नहीं कर सकता हो, यानी ये हार्ड रूल है थोड़ा। आपने रिटर्न फाइल किया, डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा आपने नहीं दिया, या इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा आपने नहीं दिया, वो हायर वाला फाइनल करेगा, लोअर वाला नहीं। इसकी भी टाइम लिमिट 12 महीना फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये बेस्ट जजमेंट भी उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ सेक्शंस रिटर्न फाइलिंग के जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे। बाद बाकी आपको कुछ भी डाउट हो क्लास में बात करें।